एमपीसी एकेडमी में। आज हम लोग जो है वो डी और एफ ब्लॉक के बारे में स्टडी करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने 3D सीरीज और 4D सीरीज 5D सीरीज तीनों लिख रखे हैं। डी ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 से ये स्टार्ट होते हैं और ये यहाँ पे चलते हैं ग्रुप नंबर कितने, 2 आगे होते हैं और ये टोटल 10 होते हैं, तो ग्रुप नंबर 12। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को और क्या कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। कमीशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब दूसरी यहाँ पे बात करो, इनमें क्या होता है, इनमें डी ट्रांजिशन होती है। डी ट्रांजिशन होने ये क्या बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में तो मैं बताऊंगी अभी आगे। और क्या है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है किसमें, डी सेल में जो है वो एंटर करता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होती है n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ एक जो है वो आपके लिए पॉइंट्स, या आप बोल सकते हो कि कुछ एक के एटॉमिक नंबर्स जो है याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्टार्ट स्कैंडियम से। स्कैंडियम जो है उसका ये एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21, फिर 22, फिर ऐसे ही 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि यहाँ पे 30। जिंक का एटॉमिक नंबर 30। उसके बाद यहाँ पे कितने से स्टार्ट होगा, 21 में आप 18 प्लस करो, 21 में क्या करो 18 प्लस करो 39 से जो है वो यट्रियम स्टार्ट होगा और लास्ट तक कैडमियम तक 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। तो 48 तक ये चलेगा कैडमियम तक। उसके बाद क्या होगा, 57 से जो है वो स्टार्ट होगा अगेन यहाँ पे 39 में आप प्लस करोगे कितना, अगेन 18 प्लस करोगे, फिर कितना हुआ 57 जो है वो लैंथेनम का है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कमीशन में कि लैंथेनम जो है वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। तो लैंथेनम जो है, यहाँ पे मैंने स्टार भी लगाया है, लैंथेनम इज नॉट ए डी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज प्लेस्ड इन एफ ब्लॉक एलिमेंट। आप याद रखोगे कि लैंथेनम जो है वो कैसा है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। लैंथेनम सीरीज स्टार्ट होती है, ठीक है, लैंथेनम जो है उसके आगे एक सीरीज स्टार्ट होती है 71 तक। यहाँ पे 57 एटॉमिक नंबर लैंथेनम का है, 71 तक वो सीरीज चलती है और वो किस में आता है, उसको लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं और वो एफ ब्लॉक में रखी गई है। इसलिए जो है लैंथेनम से वो स्टार्ट होती है, लैंथेनम उसका हेड है। ठीक है, लैंथेनम की प्रॉपर्टी उस सीरीज के एलिमेंट्स की तरह है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है उनको एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो लैंथेनम की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उन एलिमेंट्स के सिमिलर है, इसलिए लैंथेनम जो है वो भी क्या है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। ये इसको डी ब्लॉक में काउंट नहीं करते। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ये लैंथेनम जो है किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो आप आंसर करोगे एफ ब्लॉक। पूछा जा चुका है ये कमीशन में क्वेश्चन। उसके बाद लैंथेनम के बाद आपसे पूछा जा सकता है हॉफनियम का एटॉमिक नंबर। तो क्योंकि लैंथेनम के बाद वो सारी सीरीज 71 तक जो है वो सारी सीरीज स्टार्ट होती है, जिसको हम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो वो सारी सीरीज में भी कुछ एक एलिमेंट्स आते हैं, 14-15 एलिमेंट उसमें आते हैं। उसके बाद जो है हॉफनियम आता है, तो इसलिए हॉफनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो रहेगा आपके पास 72, उसके बाद 73। फिर टंगस्टन का याद रखो 74, टंगस्टन जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसका याद रखो। फिर 76 ऑस्मियम, 77 इरिडियम, इनका भी याद रखना है। और आगे तो इंपॉर्टेंट ही है 76, 77, 78, 79 और 80। मर्क्यूरी, गोल्ड, प्लेटिनम, इन तीनों का भी याद होना चाहिए। और इनके जो ऊपर है यहाँ पे 48, 47, 46 ये हो गए, और यहाँ पे ये 39, 40, 41, 42, मॉलिब्डेनम 42। और बाकी पहला जो है आपको सारा याद रखना है। पहली जो 3D सीरीज है उसको आप सारी को याद रखोगे,
वेयर एज बाकियों में कुछ एक एलिमेंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, उनका मतलब आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए क्योंकि आपसे वो पूछा जा सकता है। इसके बाद ये था थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इनके बारे में। बाकी लेंथेनम के आगे जो स्टार्ट होते हैं ना सीरीज, हमने कहा कि लेंथेनम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है क्योंकि इसके आगे एक सीरीज स्टार्ट होती है जिसको एफ ब्लॉक एलिमेंट में काउंट किया जाता है। तो वो उनको जो है उस सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसके बाद थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस सा देखेंगे। यहाँ पे इनको क्या कहते हैं? मैंने कहा इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि क्या हुआ, ये क्या करते हैं, क्यों कहते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ठीक है, क्यों कहते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये डी डी ट्रांजिशन शो करते हैं। क्या करते हैं? ये डी डी ट्रांजिशन शो करते हैं। डी डी ट्रांजिशन जब ये शो करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, कलर्ड कंपाउंड बनते हैं, कलर्ड कंपाउंड या कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब एक्सेप्शन है यहाँ पे ग्रुप नंबर 12 में, ग्रुप नंबर 12 जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ये जो है दीज आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दीज आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन, एक सेकेंड लिख लेते हैं पहले, नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक इज नॉट नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट या इज नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो वहां पे आपको मिलेंगे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ठीक है। तो इन तीनों में से जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। अब ये लोग जो हैं क्या करते हैं, ये जो है ट्रांजिशन शो नहीं करते, डी डी ट्रांजिशन जैसे बाकी लोग शो कर रहे हैं, ये वो शो नहीं करते, इसलिए जो है इनको क्या कहा जाता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स काउंट नहीं होते, ठीक है। कहां पे है, सारे एलिमेंट्स जो है डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, लेकिन एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, दीज आर नॉट नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनके जो कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें क्या होगी, 4s2 3d10 4s2 3d10 4s2, यहाँ पे 4d10 4s2, सॉरी यहाँ पे 4d10 5s2, फिर यहाँ पे 5d10 6s2। ये रहेगी आपके पास इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे की सारे जो है S और D कंप्लीटली फील्ड हैं, ना तो यहाँ पे ट्रांजिशन होने के कोई चांस ही नहीं है कि आप यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से न्यूट्रल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए, फिर है ना, तो वहां यहाँ पे ट्रांजिशन ही पॉसिबल नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इनको जो है क्या नहीं कहते, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। बाकी एक ये चीज होगी। अब बाकी सारे कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, है ना, हमने पढ़ा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। बट व्हाट अबाउट जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी? जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, तो ये जनरली फॉर्म व्हाइट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। कैसे कॉम्प्लेक्सेस ये फॉर्म करेंगे? व्हाइट कॉम्प्लेक्सेस। और इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी? +2। +2 की जो है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेंगे। तो ये था ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। आपको याद रखना है कि जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि उनकी जो है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उनके जो आउटर ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फील्ड है, वहां पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ट्रांजिशन पॉसिबल ना होने की वजह से वो व्हाइट कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, व्हाइट कलर के कॉम्प्लेक्सेस वो बनाएंगे, इसलिए जो है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाएगा। उसके अलावा निकल, ये जो लास्ट के 3 ग्रुप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 11 और साथ में 10, ग्रुप नंबर 10, 11 एंड 12। ग्रुप नंबर 10 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 10 के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे एलिमेंट्स हैं? कैटालिस्ट। इनका यूज करते हैं हमने पढ़ा है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में जो एडिबल ऑयल्स की उसमें क्या कराई जाती है? हाइड्रोजिनेशन कराई जाती है, ठीक है। तो वहां पे कैटलिस्ट कौन यूज होता है? निकल और रेने निकल। आपने पढ़ा होगा, अनसैचुरेटेड कार्बन में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो जो है कौन से ग्रुप के एलिमेंट जो है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स जो है
वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, या हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में यूज होने वाले कैटलिस्ट हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में यूज होने वाले कैटलिस्ट कौन से हैं? निकल, पैलेडियम एंड देन प्लेटिनम। और प्लेटिनम आपको पता है कि इसका यूज जो है वो ये मतलब बहुत सबसे कम रिएक्टिव है, सारी की सारी मेटल्स में सबसे कम रिएक्टिव जो है वो कौन सी है? प्लेटिनम। बिल्कुल भी ये रिएक्ट नहीं करेगी, इसीलिए प्लेटिनम की जो ज्वेलरी है वो बहुत महंगी होती है। आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें लास्ट में सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड तो बहुत महंगा होता है ना, गोल्ड महंगा होता है, प्लेटिनम उससे भी ज्यादा मतलब उससे भी कम रिएक्टिव है, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा ये किसी के साथ। तो प्लेटिनम की जो ज्वेलरी है वो बहुत महंगी आती है। उसके बाद बात करें ग्रुप नंबर 11 की। ग्रुप नंबर 11 में आते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आपको जो है इनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, इनके एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए, और इसके अलावा इनको इस ग्रुप का भी एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 11 के जो एलिमेंट मेटल कहा जाता है, माइनेज मेटल, क्योंकि इनका जो यूज है कॉपर के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन्स बनाने में इनका जो है वो यूज किया जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? क्वाइनेज मेटल। उसके बाद बचा आपका जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। अगला ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 10, 11 एंड देन 12। ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी जो है इनको क्या कहा जाता है? देखिए ग्रुप नंबर 10 को बोल दिया कैटलिस्ट कि ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट हैं, दीज आर कैटालिटिक एलिमेंट्स। उसके बाद ग्रुप नंबर 11 को बोल दिया क्वाइनेज मेटल। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाइनेज मेटल, तो इन तीनों में से जो भी प्रेजेंट होगी वो आपका आंसर है। उसके बाद लास्ट में ग्रुप नंबर 12 में आए जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। अब हमने पढ़ा कि इनको जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता, तो इनको कहते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको अच्छा यहाँ पे रखा क्यों गया है सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स? इनको जो है जब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ही नहीं तो इनको यहाँ पे क्यों रखा गया है? इनको यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल्स है ना लास्ट में डी आते हैं, डी में जो है इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में जाते हैं, इसलिए जो है इनको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और इसीलिए इनको जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ में रखा गया है। इसके बाद बात है इनकी अगली, इनके एटॉमिक रेडियाई की। तो एटॉमिक रेडियाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियाई या मतलब एटॉमिक साइज भी इसी के बेसिस पे एक्सप्लेन हो जाएगा। तो अब एटॉमिक रेडियाई में जो है दो फैक्टर यहाँ पे अपना काम करेंगे। कौन कौन से होंगे वो? एक होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा फैक्टर होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। दूसरा फैक्टर क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो पहले क्या होता है, जनरल ट्रेंड क्या था कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जो आपका एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगी? वो डिक्रीज होगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है? स्कैंडियम, आप लिखो स्कैंडियम। स्कैंडियम से जब मैंगनीज तक मूव करते हैं तो क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना वो ज्यादा डोमिनेट हो जाता है एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z-S, वो ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि इस साइड को जा रहे हो तो स्क्रीन है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में ही जाएगा। तो जो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा। तो उसी मतलब सेम शेल में एंटर होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होगा, इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब ज्यादा डोमिनेटिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्ट इसकी वजह से जो है स्कैंडियम से मैंगनीज तक हम जब जाएंगे तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। स्कैंडियम से मैंगनीज तक एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। उसके बाद क्या लिखा है आगे? फीकोनी।
इनका जो एटॉमिक साइज है ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, पूरा सिमिलर नहीं होगा, मतलब ऐसे जाता है आपका ग्राफ ऐसे, फिर ऐसे ऐसे आने लगता है, ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, कुछ एक हो सकती है वेरिएशन, ठीक है, एटॉमिक में, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर रहेगा। उसके बाद व्हाट अबाउट कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक इंपॉर्टेंट मार्क करना, कॉपर एंड जिंक में क्या होता है, कॉपर और जिंक में साइज किसका होता है बड़ा, अब इस साइड को डिक्रीज हो रहा है तो कॉपर का बड़ा होना चाहिए था जिंक से, है ना, एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड चीज क्या है, एक्सपेक्टेड है हमारे पास कि कॉपर का साइज जो है वो जिंक से बड़ा होना चाहिए, बट होता क्या है, जिंक का साइज जो है वो कॉपर से बड़ा होता है, ठीक है, जिंक का साइज जो है वो कॉपर से क्या होता है, बड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो है वही है, यहाँ पे भी डोमिनेटिंग फैक्टर, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर देता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, इस वजह से क्या होता है, जिंक का जो साइज है कॉपर से बड़ा होगा। ध्यान रखें नीचे तक ये ऐसे ही चलेगा, इन सारे एलिमेंट्स का साइज जो है वो बड़ा, ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। स्कैंडियम मैंगनीज तक गए तो क्या हुआ, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, आपसे आपके पास कोई से भी एलिमेंट्स गिवन हो, ठीक है, यहां से कोई एलिमेंट्स गिवन होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे बड़ा साइज में कौन सा है, अगर पर्टिकुलर 3D सीरीज की बात हुई है तो जिंक, लास्ट में जो जिंक आ रहा है ना, जिंक का साइज कॉपर से क्या होगा, बड़ा, वो चीज ध्यान रखनी है आपने। उसके बाद यहाँ पे एटॉमिक साइज के बाद बात करते हैं हम डेंसिटी की, डेंसिटी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी जनरली क्या होता है, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सारी की सारी जो है वो क्या रखी गई हैं, मेटल्स रखी गई हैं, मेटल्स की जनरली डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, मेटल्स आर सॉलिड्स, दीज आर सॉलिड मेटल्स, ठीक है, और इनकी डेंसिटी क्या होगी, हाई, बट हमने लास्ट में क्या किया, एक्सेप्शन कहां पे है, मेटल्स क्या होती है, सारी मेटल्स की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, एक्सेप्शन कहां पे है, एक्सेप्शन है जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी में। अब क्या हुआ, जिंक का साइज हमने पढ़ा कि जिंक का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, साइज बड़ा हो गया, अब डेंसिटी हमारी क्या होती है, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम जो है किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम आपकी साइज पे डिपेंड करती है। अब इन जनरल वी कैन से कि मास अपॉन साइज, अब साइज बड़ा हो रहा है किसका, जिंक का साइज बड़ा हो रहा है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, साइज इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम जो है वो साइज पे डिपेंड करता है, तो इन शॉर्ट कि अगर हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज करेगी, मतलब जिंक की डेंसिटी जो है वो कॉपर की डेंसिटी से क्या होगी, कम होगी, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब जिंक की डेंसिटी कम होगी तो कैडमियम की भी कम होगी, सेम ट्रेंड जो है वो फॉलो होगा, वेयरएज कैडमियम का अगर आप साइज देखोगे, अगर आप कैडमियम का साइज देखोगे तो एज कंपेयर टू जिंक वो बड़ा होगा, है ना, तो कैडमियम की डेंसिटी जिंक की डेंसिटी से भी कम होगी, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बोल सकते हैं जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, दीज जिंक एंड कैडमियम आर सॉफ्ट मेटल्स, सॉफ्ट मेटल्स हमने क्या पढ़ा था पहले, सॉफ्ट मेटल्स कौन सी होती हैं, एल्कली मेटल्स जो नाइफ से इजीली कट हो जाती हैं, ठीक है, तो जिंक भी क्या है, सॉफ्ट मेटल्स हैं, वे जो मरकरी है, मरकरी क्या है, इकलौती मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर, ये कैसी स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड, तो आप इसको मार्क करोगे जा सकता है विच मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज सॉफ्ट, ठीक है, विच मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज सॉफ्ट, या विच, आप ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन सी मेटल जो है दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मर्करी इज मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो ये पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, क्यों होता है ये, क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है, मर्क्यूरी की डेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत कम, डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है साइज पे डिपेंड करेगा, जिंक से लेके यहाँ तक साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, है ना, डाउन द ग्रुप सेल बढ़ेंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, जिंक का साइज यहाँ पे बहुत, मतलब इस ग्रुप, इस सीरीज से कंपेयर करें तो जिंक का साइज बड़ा है, कैडमियम का साइज और बड़ा है, इसका मर्करी का और बड़ा है, इसलिए जिंक और कैडमियम जो है वो सॉफ्ट मेटल्स है, वेयर एज मर्करी जो है वो लिक्विड मेटल होती है एट अ रूम टेम्परेचर। इसके बाद बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जनरल ट्रेंड क्या होता है
कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी उसका साइज कम होगा, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी और साइज के बीच में क्या रिलेशन है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एलिमेंट। तो जिसका साइज ज्यादा है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। तो ये था आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आप साइजेस, अगर आपको साइजेस एटॉमिक रेडियाई आपको क्लियर है तो आप आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो है वो कर दोगे आंसर। और बाकी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो पूछी जा सकती है आपसे। मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी की। इनके जो लास्ट वाले शेल हैं देखिए पूरी जो है वो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इनकी, है ना। और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ना इज मोर स्टेबल देन अदर, ठीक है। तो आप जो है वो क्या करोगे, इनका जो है वो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। उसके बाद अदर प्रॉपर्टीज की बात करें तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बनाते हैं। एज अ कैटलिस्ट ये एक्ट करते हैं, कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बताया, इनको कैटलिस्ट ही है इस ग्रुप के सारे एलिमेंट, ग्रुप नंबर 10 के एलिमेंट। उसके बाद ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट जो है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, तो हाँ आपसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो क्या बनाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। उसके अलावा अलॉयज जो है वो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है ना वो सारी की सारी मेटल्स हैं। तो मेटल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, लाइक मेटल्स हार्ड होती हैं, हार्ड है ये, यहाँ पे जाके सॉफ्ट है, ये दो मेटल्स, और ये जो है वो लिक्विड है, ठीक है। बाकी जो है वो कैसी मेटल्स हैं? हार्ड मेटल्स हैं। उसके अलावा सोनोरस वाली प्रॉपर्टी को भी ये सारी फॉलो करती हैं। फिर उसके बाद लस्चरस भी होती हैं। अब लस्चरस जो है, किसी भी एलिमेंट की जो लस्चरस है वो किस वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है ना। लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से जो है वो मेटल्स क्या होती हैं? लस्चरस नेचर की होती है। तो ये था हमारे डी ब्लॉक के बारे में। अब थोड़ा सा इसको ग्रुप वाइज देखेंगे। ग्रुप नंबर 3 में ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट शो करते हैं +3 की, स्कैंडियम एंड येट्रियम, ठीक है। स्कैंडियम एंड येट्रियम, इनका जो मैग्नेटिक नेचर है वो होता है डायामैग्नेटिक। आपसे पूछा जा सकता है, सो कीप इन माइंड डायामैग्नेटिक नेचर जो है वो किस किस का होता है? स्कैंडियम और येट्रियम का। उसके अलावा अगर आप इनको वाटर के साथ रिएक्ट करें तो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर स्कैंडियम और येट्रियम को जो है आप वाटर के साथ में रिएक्ट करो तो हाइड्रोजन गैस जो है वो वहां पे लिबरेट होगी। अनदर थिंग कि ये जो येट्रियम है ना, इसका यूज होता है, इंपॉर्टेंट एक, इसका यूज जो है वो हियरिंग एड्स बनाते हैं ना उनमें यूज होता है, ठीक है। येट्रियम इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स प्लस जो कंप्यूटर की मेमोरी सेल्स होती है, मेमोरी सेल्स ऑफ कंप्यूटर्स, उनमें भी जो है वो किसका यूज होता है? येट्रियम का, मेमोरी सेल्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये हो गया आपके पास ग्रुप नंबर 3। उसके बाद बात करें ग्रुप नंबर 4 यानी कि टाइटेनियम की। तो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 होती है। टाइटेनियम, जर्कोनियम और हॉफनियम। यहाँ पे नोट करने वाली बात है ग्रुप नंबर 4 में जर्कोनियम और हॉफनियम, इनका जो साइज है, इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। क्या होना चाहिए था? ऊपर से आप नीचे की तरफ आ रहे हो, जैसे एक शेल बढ़ता है ना, यहाँ पे 5D चल पड़ेगा, 5D, यहाँ पे 4D था, यहाँ पे 5D चल पड़ेगा। तो मतलब एक शेल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और शेल इंक्रीज हो रहा है इंप्लाइज कि आपके पास जो आपका एलिमेंट है उसका एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे रीजन क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एलिमेंट्स का होने लगता है, जिस वजह से इनका जो साइज है वो इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है। और ये जो है फिर ऊपर वाले के साथ ये सारे उसमें फॉलो होगा, ठीक है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इस पूरी सीरीज में फॉलो होगा। उसके बाद अगला जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 5, वेनेडियम ग्रुप। वेनेडियम V2O5 आपने सो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है, कहाँ पे? एज अ कैटालिस्ट यूज होता है। तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी क्या होती है? कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो वेनेडियम वाले ग्रुप की भी क्या है? कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप नंबर 6।
ग्रुप नंबर 6 में क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। आपने सुना होगा टंगस्टन के बारे में, आपसे पूछा जा सकता है टंगस्टन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 74। टंगस्टन का यूज कहाँ पे होता है, एज अ फिलामेंट इन बल्ब। तो वो जो बल्ब में ये फिलामेंट यूज किया जाता है ना, कितना बताया एटॉमिक नंबर 74। इसका यूज जो है वो बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, अराउंड 3422 डिग्री सेल्सियस इतना होता है इसका टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बाकी बुक टू बुक आपके पास यहाँ पे वेरिएशन जो है वो देखने को मिलेंगी, पर इतना सा याद रख लो आपकी 3000 वाली फिगर में जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये था ग्रुप नंबर 6 के बारे में। उसके बाद बात करें ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 3 4 5 6 और 7 मैंगनीज, टेक्नीशियम, इनके बारे में। ठीक है, मैंगनीज, टेक्नीशियम और ये रिहेडियम। ठीक है, इसका नाम पता कर लेना। तो इनके बारे में जब बात करते हैं तो मैंगनीज जो है उसका यूज कहाँ पे होता है, एक चीज याद रखेंगे, मैंगनीज जो है वो डी ब्लॉक का मतलब इस पर्टिकुलर सीरीज वो एलिमेंट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2 की करेगा, +4 की करेगा, +7 की करेगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सभी एलिमेंट्स की होती है। ठीक है, डी ट्रांजिशन इसमें होती है। ठीक है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स मतलब डी के कुछ एक जो ऑर्बिटल्स हैं वो खाली होते हैं, तो यहाँ से आप आगे को शिफ्ट कर सकते हैं। इस वजह से जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सारे के सारे शो करेंगे, बट मैंगनीज जो है वो मैक्सिमम शो करेगा कितनी, +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बाकी इसमें इससे कम ही रहेंगे, इससे कम की ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे। तो ये था मैंगनीज ग्रुप। उसके बाद अगले की बात करें, आयरन वाले ग्रुप की बात करें, तो आयरन का पता है कहाँ पे यूज होता है, +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ये यहाँ पे हमें मिलेगा आयरन। आयरन जो है वो कौन कौन सी, +2 एंड +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें मिलेगा। और आपको पता है कि आयरन जो है वो क्या है, बैकबोन है, बैकबोन है पूरी इंडस्ट्री की। इट इज द बैकबोन ऑफ होल इंडस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे ऑस्मियम की बात करें और इरिडियम, अगले ग्रुप का भी ले लो साथ में ही, कोबाल्ट वाला ग्रुप। नोट करना, ऑस्मियम एंड इरिडियम आर द have highest density in the periodic table, highest densities in the periodic table। पूरे पीरियोडिक टेबल के आपसे पूछे कि हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो कौन कौन से एलिमेंट्स की है, तो ऑस्मियम एंड इरिडियम दोनों की जो है डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई है पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स में। तो एक चीज ये याद रखेंगे। उसके बाद बाकी निकल वाले ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में जो है एज अ कैटालिस्ट यूज होता है निकल। अच्छा, अब एक चीज है, एक निकल होता है, एक होता है रेने निकल। निकल एंड रेने निकल दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन होता है, निकल एंड रेने निकल। तो रेने निकल जो है, ठीक है, ये ज्यादा पावरफुल होता है, ध्यान रखेंगे। रेने निकल जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है और इसको 1927 के आसपास में जो है वो एक आदमी ने बनाया था, उसका नाम रेने ही था। ठीक है, अपने नाम के हिसाब से उसने निकल को जो है वो रेने निकल में उसने कुछ चीज जोड़ी। ठीक है, उसकी वजह से रेने निकल बना दिया और रेने निकल जो है वो निकल से ज्यादा पावरफुल होता है, ये चीज आप याद रखोगे। उसके बाद यहाँ पे प्लैटिनम हो गया। प्लैटिनम का जो यूज ज्वेलरी बनाने, मतलब सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी की बात करें तो प्लैटिनम की ज्वेलरी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, इनका एटॉमिक नंबर जो है वो आपको याद होना चाहिए। आपसे एटॉमिक नंबर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इनका याद होना चाहिए। साथ में क्वाइनेज मेटल बोलते हैं, क्वाइनेज मेटल्स ही इनको बोला जाता है। बाकी अगले ग्रुप की बात करें जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी की, तो जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी में क्या होता है, ये जो है दो सॉफ्ट मेटल्स हैं। ये जो है वो एक लिक्विड मेटल है, क्लॉथी लिक्विड मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। इसका यूज थर्मोमीटर्स में किया जाता है। ठीक है, मर्करी का यूज कहाँ पे होता है, थर्मोमीटर्स में होता है। बाकी आपको पता है जिंक, कैडमियम एंड मर्करी के जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के कंपाउंड्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कॉपर एंड जिंक,
कॉपर में क्या होता है, अगर कॉपर को आप क्या करो, एयर के साथ रिएक्ट कराओ तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, उसका कलर कैसा होगा, ब्लैक। आपसे पूछा जाता है कि इस कंपाउंड का कलर जो है वो कैसा होता है, तो कैसा कलर होता है, ब्लैक। उसके बाद इसको अगर आप H2O के साथ में रिएक्ट कर दो तो आपके पास CuOH ट्वाइस बनता है, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू। कैसा कलर होता है, ब्लू। के बाद जब इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो ये बनाता है CuCO3 विच अपीयर्स ग्रीन इन कलर। कैसा कलर होता है उसका, ग्रीन। उसके बाद इसको जो है, इस कंपाउंड को जो है हम लोग कार्बोनिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, H2CO3 के साथ में जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा लास्ट में CuCO3 CuOH ट्वाइस। ठीक है, तो ये जो है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मेलासाइट। मेलासाइट। आपसे पूछा जाता है कि मेलासाइट जो है वो किसका ओर है, मेलासाइट जो है वो किसका ओर है, तो मेलासाइट जो है वो कॉपर का ओर है। और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर होता है। कॉपर के लिए था ये कुछ एक रिएक्शन थी, आपको इसमें कलर याद रखना है कि कॉपर को एयर के साथ में लेके आ रहे हैं तो क्या बनेगा, जो कॉपर ऑक्साइड बनेगा उसका कलर कैसा होगा, ब्लैक। फिर पानी के कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे कलर कैसा बनेगा, ब्लू। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब वो रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे कलर बनेगा ग्रीन। फिर कार्बोनिक एसिड, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। जब कार्बोनिक एसिड के साथ में इसको रिएक्ट करवाया तो मेलासाइट हमें मिला। ठीक है, मेलासाइट जो हमें मिला तो आपसे पूछा जाता है कि मेलासाइट जो है वो किसका ओर है। ठीक है, तो मेलासाइट जो है वो है कॉपर का, और है पूछा गया है ये कमीशन में 1819 और उससे पहले भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है मेलासाइट। ठीक है, मेलासाइट किसका और हुआ, कॉपर का। अब जिंक के साथ में भी सेम रिएक्शन जो है वो रिपीट करेंगे। जिंक जो है एयर के साथ में रिएक्ट किया, जिंक ऑक्साइड बनाया, तो जिंक ऑक्साइड का जो कलर है वो क्या होगा, यहाँ पे क्या था कलर, ब्लैक, और यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट। यहाँ पे कलर होगा व्हाइट। अब व्हाइट पे जब आपने क्या किया, पानी लगाया, इसको पानी के साथ में रिएक्ट कराया तो यहाँ पे बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड। इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होगा डर्टी व्हाइट, डर्टी व्हाइट। उसके बाद इसको रिएक्ट कराओ कार्बन डाइऑक्साइड से तो ये बनेगा जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जिंक कार्बोनेट ये बनेगा। उसके बाद सेम है सारा, कार्बोनिक एसिड के साथ में जब रिएक्ट कराओगे तो ये बनेगा जिंक का कार्बोनेट, जिंक OH हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसका कलर कैसा होगा फिर, डल ग्रीन। और इसको क्या कहेंगे, बेसिक जिंक कार्बोनेट, बेसिक जिंक कार्बोनेट। तो ये कुछ एक रिएक्शन है कॉपर की भी, जिंक की भी, विच यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद ये हो गया हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में बताने से पहले मैं अब क्लियर कर दूं, क्रोमेट आयन CrO4 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव। दिस इज क्रोमेट आयन, दिस इज क्रोमेट आयन, दिस इज डाइक्रोमेट आयन। आपसे क्या क्वेश्चन आता है, डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन पे पहले से क्वेश्चन पूछे जो गए हैं, वहां पे पूछा गया है डायरेक्ट, इनका फॉर्मूला गिवन नहीं होता। पूछा जाता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट आयन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन डाइक्रोमेट आयन। तो आपके पास सिर्फ नाम लिखा होता है, ये नहीं लिखा होता है इस पे। ठीक है, दोनों पे क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अब आपको क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो क्या होगा, X प्लस 4 टू जा कितना होता है, -8 इज इक्वल टू -2। ये जो है वो चार्ज है। ठीक है, ये क्या है, 2 नेगेटिव का जो है इस पे क्या है, चार्ज है। तो अब यहाँ पे कितना आ गया, ये प्लस का 6। तो क्रोमेट आयन में जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, प्लस का 6। अब सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो है 2 नेगेटिव, ये क्या है, आयन है, आयन का पूरा चार्ज है। तो यहाँ पे एक्सिस की मान लो कितनी हुई, 2x -7, इसका कितनी होती है, -2, 14 एंड इट इज इक्वल टू -2। फिर 2x इज इक्वल टू कितना, -2 प्लस 14, x इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पे 12/2
तो x कितना आ गया 6, तो दोनों में क्या होती है प्लस का 6. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज क्रोमेटाइन एज वेल एज डाइक्रोमेटाइन इज प्लस का 6. तो ये चीज आप याद रखोगे. उसके बाद यहाँ पे एक पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, उसका यूज मैं बताऊं इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ड्रंकन ड्राइव केस, ड्रंकन ड्राइव केस क्या होता है, ड्राइवर्स जो हैं गाड़ियां चलाने वाले क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं फिर गाड़ी चलाते हैं. फिर क्या होता है, उनको पुलिस पकड़ती है आगे जाके, तो पुलिस उनको एक सॉल्यूशन देती है. वो सॉल्यूशन जो है वो किस चीज का होता है, वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन. ठीक है, किसका सॉल्यूशन होता है, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन होता है. और इसका कलर कैसा होता है, इट इज ऑरेंज इन कलर. ध्यान रखना, ड्रंक एंड ड्राइव केस को पकड़ने के लिए हम लोग जो है मतलब पुलिस वाले जो है कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन. अब क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन जो है वो ऑरेंज कलर का होगा. अब जिस भी ड्राइवर को पकड़ेंगे उसको बोलेंगे कि इसमें ब्रीद इन करो. ठीक है, उसमें सांस लो, उस सॉल्यूशन में सांस लो. जैसे ही वो सांस लेता है, अगर उसने ड्रिंक करी होगी तो उस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा. ये चीज भी याद रखना, कैसा कलर हो जाएगा उस सॉल्यूशन का, ग्रीन हो जाएगा, लाइट ग्रीन सा हो जाएगा. ठीक है, अगर सॉल्यूशन ग्रीन हुआ तो इट मींस उसने क्या की है, ड्रिंक की है. अब ऐसा क्यों होता है, चीज हमारे काम की है कि ऐसा होता क्यों है. अल्कोहल होता है ना, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है एसिटिक एसिड में. ठीक है, एसिडिक एसिड में जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. तो जैसे ही क्या होता है, सांस ली जाती है ड्राइवर के द्वारा उस सॉल्यूशन में, तो वो जो सॉल्यूशन है मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, सल्फेट में. क्रोमियम सल्फेट में रिड्यूस हो जाता है, किसमें, क्रोमियम सल्फेट में. क्रोमियम सल्फेट में ये रिड्यूस हो जाएगा. क्रोमियम सल्फेट का आपसे कलर पूछा जा सकता है, तो क्रोमियम सल्फेट का कलर होता है लाइट ग्रीन. देयरफॉर अगर ऐसा हुआ हो, अगर ड्राइवर ने शराब पी हो तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी एसिटिक एसिड में, किसकी, अल्कोहल की. ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी और उस वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है वो किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमियम सल्फेट में चेंज हो जाएगा. और क्रोमियम सल्फेट का कलर कैसा होता है, लाइट ग्रीन होता है. तो आप याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे कि ड्रंक एंड ड्राइव वाला केस जो है उसमें किस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, और वहां पे बेसिक क्या होता है कि किस कलर में सॉल्यूशन चेंज होता है. तो एक ये चीज यहां से इंपॉर्टेंट हुई. उसके बाद एक और कंपाउंड है यहाँ पे, जिसका यूज जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है. बियर्स एल्केलाइन KMNO4. आपने सुना होगा पोटेशियम परमैंगानेट, पोटेशियम मैंगानेट. ठीक है, तो अब पोटेशियम मैंगानेट जो है इसको क्या कहते हैं, बियर्स रिएजेंट. और ये जो है बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. बाकी इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंगानेट आयन होता है, एक परमैंगानेट आयन होता है, तो दोनों के बीच में जो है एक मैंगानेट आयन होता है, एक परमैंगानेट आयन होता है. दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस क्लियर होना जरूरी है. तो पहले जो है हम लोग बात करते हैं मैंगानेट आयन की. मैंगानेट आयन, आपको कितनी चीजें याद रखनी है वो चीज मैं बता रही हूं. और उसके बाद जो है वो क्या है, परमैंगानेट आयन. तो मैंगानेट आयन की अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला होता है MnO4 2 नेगेटिव. क्लियर है, MnO4 2 नेगेटिव. अब आपसे यहाँ पे क्या पूछेंगे, इसका कलर पूछेंगे. तो कलर क्या होगा, ग्रीन. मैंगानेट आयन का कलर जो है वो ग्रीन होता है, वेयर एज परमैंगानेट आयन का कलर जो है वो कैसा होता है, पर्पल कलर होता है. याद रखना, परमैंगानेट आयन का कलर क्या होता है, पर्पल होता है. और यहाँ पे चार्ज जो है इस पूरे के ऊपर 1 नेगेटिव होता है. आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछी जा सकती है इसकी, जैसे इसकी पूछ ले तो X प्लस 4 टू ऑक्सीजन की होती है ना -2, तो यहाँ पे क्या आएगा, -8 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू प्लस का 6. और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें, पर्पल कलर का होता है ये परमैंगानेट, इसकी X मान लो, इसकी 2 ने X -8 इज इक्वल टू -1
देन x इज इक्वल टू -1 प्लस 8, x इज इक्वल टू प्लस का 7। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, पर मैंगानेट आयन में मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुई वो हुई +7, वेयर एज मैंगानेट आयन में जो है वो क्या हुई +6। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में एल्केलाइन KMnO4 जिसका यूज जो है हम एज अ मतलब कैटलिस्ट करते हैं, कहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसका नाम क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट होता है। बाकी यहाँ पे भी आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा सकती है, तो आप कैलकुलेट करें। ये था हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको बताए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो जो है वो यूजफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।